नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका में लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग लगातार तेजी से फैलती जा रही है। 10 एकड़ में लगी आग अब फैलकर 2900 एकड़ में हो गई है। फायर डिपार्टमेंट ने 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को बीजेपी शीश महल बता रही है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर को आम आदमी पार्टी राजमहल बता रही है। आज भारत के कई नेशनल मीडिया चैनलों पर यह खबर चली है कि अमृतपाल सिंह और अर्श डल्ला के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। दोनों को गुरप्रीत सिंह हरिनों के हत्याकांड में शामिल बताया गया है। खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज 44 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट लगातार गिर रहा है। किसानों ने कहा है कि कोई भी अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अमेरिका से। अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेट में आग लगी हुई है और वहाँ पर 10 एकड़ में लगी आग लगातार फैलती जा रही है और तकरीबन 3,000 एकड़ तक फैल गई है। वहाँ के जो जंगल हैं उसमें आग लगी हुई है और ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो लॉस एंजलिस स्टेट में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टिन क्रोले ने कहा है कि 30,000 लोगों को उनके घर छोड़ने के लिए कहा गया है। जंगल में लगी इस आग से 13,000 इमारतों में आग लगने का खतरा है। कुछ वीडियो फुटेजेस में दिख रहा है कि पैसिफिक पैलिसाइड इलाके में नज़दीकी इलाकों के घरों में घना धुआं उठ रहा है और वहां पर लोग अपने घर और गाड़ियां छोड़कर भागते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी विजुअल लगातार सोशल मीडिया पर जो लॉस एंजलिस के इलाके में जो आग लगी है उसके वायरल होती दिख रही हैं। कैलिफोर्निया में लाखों लोगों को चेतावनी जारी की गई है। आग और फैलने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और अभी इसमें काफ़ी वक्त, स्टेट का कहना है कि अभी इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है और काफ़ी जान माल का नुकसान होता बताया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर चैट जीपीटी के मालिक सैम ओल्टमैन के बारे में है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ओल्टमैन के ऊपर उनकी बहन ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उनकी बहन ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके भाई ने 1997 से लेकर 2006 तक उनका यौन शोषण किया है। उस समय वे 3 साल की थी जब ये शुरू हुआ और उनके भाई की उम्र 12 साल थी। इसको लेकर उन्होंने मिसूरी स्टेट में मुकदमा भी दर्ज करवाया है और इसको लेकर लगातार काफ़ी बात हो रही हैं। जो ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एक हिसाब से रेवोल्यूशनाइज करने वाला पूरा जो ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, उसके मालिक सैम ओल्टमैन हैं। उसके उन्होंने ईजाद किया है। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो उनकी बहन ने दावे किए हैं उनको खारिज कर दिया है। उनके भाई और अपने मां के साथ उन्होंने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए जो आरोप हैं वो सारे गलत हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी बहन को लगातार वित्तीय मदद करते हैं और उनके रेंट से लेकर उनकी खाने पीने की चीज़ों के बिल भरते हैं, लेकिन उनकी बहन फिर भी और पैसे डिमांड करती है। तो इसको लेकर उन्होंने उस चीज़ की तरफ इशारा किया है। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन काफ़ी सीरियस एलिगेशन चैट जीपीटी के मालिक के ऊपर लगे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर। इंडिया की जो इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है उसके अनुमान जारी किए हैं। एनएसओ ने उसके अनुमान जारी किए हैं और कहा है कि साल 2025 के वित्तीय वर्ष में जो ग्रोथ रेट रहेगी इंडिया की वो जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.4% रहेगी। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। पिछले साल 8.2% जो जीडीपी की ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी। इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो एक मंदी का दौर है वो भारत में आ रहा है और ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अनुमान थे उसमें भी कहीं ना कहीं 6.6 का अनुमान लगाया गया था परसेंट
जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जो एनएसओ का डेटा आया है वो रिजर्व बैंक के डेटा से के अनुमान से भी काफ़ी कम है। इसको लेकर इंडिया की मार्केट में हलचल शुरू हो गई है और लोग अंदाज़ा लगाने लग गए हैं कि भारत में मंदी आने वाली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है और तीनों ही पार्टियों, मेन पार्टियां, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपनी सीटें भी, टिकटें भी अनाउंस कर दी हैं। और एक दिल्ली के चुनाव में अब की बार एक थोड़ा सा खोखलापन दिख रहा है। नैरेटिव अलग अलग किस्म के हैं, हवा हवाई मुद्दे हैं और उनमें जो हवा हवाई मुद्दे हैं उनमें से एक जो बड़ा मुद्दा है वो है सीएम, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का, और अब आम आदमी पार्टी ले आई है नरेंद्र मोदी के घर का, यानी कि प्रधानमंत्री आवास का। मामला क्या है? मामला है डिजिटल पोस्टर वॉर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी लगातार एक पोस्टर वॉर कर रही है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के मकान को, के घर को, सीएम के घर को शीश महल दिखाने की कोशिश कर रही है। उसमें सोने का टॉयलेट और ये सब बातें कहने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के घर को 2700 करोड़ का ऐसोगा कहना शुरू कर दिया है और उसको राजमहल कहना शुरू कर दिया है, यानी कि शीश महल वर्सेस राजमहल बनाया जा रहा है। यानी कि ये काफ़ी मेरे को अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई है, कल डेट अनाउंस हुई है, तो जो मुद्दे बनेंगे वो लोगों की समस्याओं को लेकर बनेंगे। लेकिन आप सबको, जैसे आप सबको पता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं दिल्ली को रूल करती है गवर्नर के थ्रू भी, और दूसरा बहुत सारे डिपार्टमेंट तो सेंटर के अंडर ही हैं, और अरविंद केजरीवाल की तो सरकार है या आम आदमी पार्टी की, दोनों की जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों ही पार्टियां सत्ता तो चाहती हैं लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। अगर असली मुद्दों के ऊपर बात करेंगी तो उनकी पोल खुल जाएगी। मुझे लगता है कि इसीलिए जो ये हवा हवाई मुद्दे हैं ये लेकर आए जा रहे हैं। हालांकि हम तो पत्रकार हैं, हमें तो अगर कोई मुद्दा बन रहा है तो उसको कवर करना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर जो मुद्दा बन रहा है उसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये आज का सच है। और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजय सिंह हों या सौरभ भारद्वाज जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे दिल्ली की सरकार में, वो आज मीडिया को अपने साथ लेकर बोले कि हम अरविंद केजरीवाल का घर दिखाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको दिल्ली के जो सीएम का घर था उसको उसके अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाहर वो बैठ गए। बोले कि बीजेपी कह रही है कि इसमें सोने के टॉयलेट लगे हुए हैं, टॉयलेट सीट लगी हुई है, तो हम दिखा देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया, बहसबाजी भी हुई। और दूसरी तरफ फिर जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री का घर 2700 करोड़ रुपए का बना हुआ है। दोनों में ये पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है। एक मेरे को जो लगता है कि एक जो ज़रूरी खबर है वो ज़रूरी खबर इंडिया अलायंस के बारे में है। इंडिया अलायंस, आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ जो बाकी के दल हैं उनका एक धड़ा था, लेकिन उसमें अब टूट होती दिख रही है क्योंकि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन पहले ये समझिए कि इंडिया अलायंस के कई दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। एक तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है और मेन मुख्य कंटेंडर बीजेपी का आम आदमी पार्टी को बताया है और उसको सपोर्ट करने की बात कही है। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, जो कि जिनको दिल्ली का इंचार्ज बनाया गया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि शुक्रिया, आपने बता दिया कि हमारी जो कांग्रेस और भाजपा गठबंधन है और ये दोनों आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक हिसाब से ट्विस्ट अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से आई। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और जो अर्श डल्ला हैं गैंगस्टर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं यूएपीए लगाने की बात हो रही है। कई नेशनल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स ने, अखबारों ने इस स्टोरी को आज कैरी किया है और गुरप्रीत हरिनो हत्याकांड में इनको शामिल बताकर इनके ऊपर कहीं ना कहीं यूएपीए लगाया गया है। और इसको जो
इसके इस पूरे मामले में जो चीज़ निकल कर आई है वो ये सामने आई कि यूएपीए की बढ़ोतरी यूएपी लगाने के बारे में एसआईटी ने फरीदकोट की कोर्ट को लिखित रूप में जानकारी दे दी है। यूएपी लगने के बाद पहले से ही एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पंथक संगठनों से जुड़े और वारिस पंजाब संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरीनो को कि पिछले साल 9 अक्टूबर को उनके गांव में बाइक सवार शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारिस पंजाब संस्था के प्रमुख जो ओहदेदार रहे हैं उनको उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे और 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं उनकी जो तार हैं वो जो डल्ला हैं और अर्शदीप सिंह अर्श डल्ला हैं और जो सांसद अमृतपाल सिंह हैं उनके साथ जोड़े जा रहे हैं। पुलिस ने पूरा जो केस बनाया है, जिनको नामजद किया है अपने केस में, उसमें अमृतपाल सिंह और अर्श डल्ला का नाम शामिल है और इसमें कहीं ना कहीं जो दोनों शूटरों को के साथ साथ जो 3 अन्य आरोपी जिन्होंने रेकी की है उनको पकड़ा गया है। टोटल 6 लोग अभी इसमें पकड़े गए हैं और पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले केस में यूएपीए की धारा भी लगा दी है। तो ये एक खबर है और ये काफ़ी, अगर यूएपीए लगाया जाता है एक हिसाब से अमृतपाल सिंह के ऊपर तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि हमने साल 2018 के केसों में भी देखा, जो भीमा कोरेगांव के केस हैं उनमें अभी तक जमानतें हो रही हैं, 6-6, 7-7 साल बाद जमानतें उनमें हुई है। आज रोना विल्सन को भी जमानत मिली है। तो अगर यूएपीए लगता है तो मेरे को लगता है कि 5-6 साल भी लग सकते हैं अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर निकलने में। उनका जो एनएसए वाला केस है उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है, वो भी आप सबको पता है और उसका मामला भी चल रहा है अभी। लेकिन उससे पहले ही अगर पुलिस उनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लेती है तो यूएपीए में तो 2 साल तक तो प्रोविजन ही है कि उनको बेल मुश्किल, मेरे को तो लगता है कि 2 साल तक तो मुश्किल ही है कि उनको कोई बेल मिलेगी। तो इसको लेकर हालांकि हम जो उनके वकील हैं और जो उनकी लीगल चीज़ें देखते हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और उसमें किस किस्म की अपडेट्स सामने आई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है खनौरी बॉर्डर से आई। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए 44 दिन पूरे हो गए हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है और वो ट्रीटमेंट लेने से भी उन्होंने मना कर दिया है। इसको लेकर काफ़ी एक हिसाब से किसानों में मायूसी भी है और किसान बड़े बेचैन हैं कि उनके जो नेता हैं, उनके जो आगू हैं, उनको कुछ हो ना जाए। और इसके जो पूर्व डीआईजी नरेंद्र भार्गव हैं, इसके अलावा एसएसपी पटियाला नानक सिंह हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि डल्लेवाल के पास वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया है। प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। इसको लेकर जो किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ हैं, उन्होंने कहा है कि यदि जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी होती है तो शायद ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसको केंद्र सरकार नहीं संभाल पाएगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे हल करने चाहिए। और जो किसान हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं, काफ़ी एक हिसाब से डरे हुए हैं किसान, कहीं उनके किसान नेताओं को कुछ दिक्कत ना हो जाए। डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल का बीपी है वो लगातार गिरता जा रहा है। उनके बीपी को थोड़ा सा रखने के लिए, उनको थोड़ा स्टेबल रखने के लिए उनके पैरों को उठाकर रखना पड़ता है, उनके हाथ पैर मसलने पड़ते हैं लगातार। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार कम हो रहा है। और इसके अलावा जो डल्लेवाल साहब हैं वो बोलने में भी अब असमर्थ हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं और उनको चक्कर भी आ रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं। और अभी डॉक्टरों का कहना है कि उनसे जो मिलने वाले लोग हैं वो ना ही मिलें तो अच्छा है। और खुद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी कहा है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, ना ही वो किसी को ढंग से देख पा रहे हैं, उनको धुंधला दिखाई दे रहा है। इसलिए उनके पास किसी को भी मिलने के लिए ना भेजें। लगातार उनकी तबीयत गिर रही है। 2 दिन पहले तो बहुत एकदम से जो बीपी था वो 70-45 तक आ गया था और जो पल्स रेट थी वो 38 तक आ गई थी, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। और कई देर तक वो बेहोश हो गए थे और कई देर तक उनके हाथ पैर मसले गए, तब उनको दोबारा से होश आया था। और डॉक्टरों का कहना है कि उनके जो पैर हैं उनको थोड़ा ऊपर उठा के रखना पड़ रहा है ताकि जो पल्स रेट है वो ज़्यादा नीचे ना चला जाए। और डॉक्टरों का कहना है कि वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो ये एक मेरे को लगा कि ये अब तक खबर पहुंचाई जाए, काफ़ी हमें भी बड़ा अजीब लग रहा है। और
एक किसान नेता जो लगातार मांगों के लिए, किसानों की मांगों के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ऐसे में जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेती बाड़ी जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो दिल्ली में बैठ के दिल्ली के लोगों को अपनी कोठी पे बुला रहे हैं और उसकी फ़ोटो डाल के कह रहे हैं कि आज दिल्ली के किसानों को मैंने बताया कि उनको वे कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं, सरकार के द्वारा दिए जा रहे फ़ायदों का जो तक पहुँच दिल्ली के किसान कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मेरे को बहुत अजीब लगा कि हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलित हैं, उनको तो उनसे तो मिल नहीं रहे हैं, बातचीत भी शुरू नहीं कर रहे हैं और जगजीत सिंह डल्लेवाल के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। दूसरा, दिल्ली में कौन सी खेती होती है? मैं भी एनसीआर में मेरा गांव है, मेरा झज्जर जो दिल्ली बॉर्डर से अगला ही जिला है हरियाणा में झज्जर पड़ता है, उसका रहने वाला हूँ। मैंने तो दिल्ली में कोई ऐसी खेती नहीं देखी। थोड़ी बहुत नजफगढ़ की साइड जो गांव है उनमें थोड़ी बहुत खेती होती है। तो कौन से किसानों से मिल रही है दिल्ली में, मुझे तो ये पता नहीं है और बड़ा मेरे को अजीब लगा। तो जो ये सब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज चौहान जो कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए क्योंकि वो पूरे देश के खेती बाड़ी मंत्री हैं। मेरे को लगता है कि उनको पंजाब में जो आंदोलन हो रहा है उन किसानों से बातचीत करनी चाहिए और उनके मुद्दे हल करने चाहिए ताकि जगजीत सिंह डल्लेवाल को भूख हड़ताल से उठाया जा सके। लेकिन पूरा पॉलिटिकल ड्रामा वो कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो चंडीगढ़ से आई। चंडीगढ़ में एडवाइजर के पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। अब चीफ सेक्रेटरी बना दिया, उस पोस्ट को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है। इसको लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता हों या शिरोमणि अकाली दल के नेता हों, वो सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के ऊपर जो पंजाब का अधिकार है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और जो 40 साल बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले अब सबको पता है कि जो चीफ कमिश्नर होता था, लेकिन 1984 में उसकी अमेंडमेंट करके एडवाइजर बना दिया गया था। अब 40 साल बाद उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो पंजाब की पकड़ है चंडीगढ़ के ऊपर वो कमज़ोर होगी। और इससे पहले भी कई ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं, जैसे कि चंडीगढ़ का जो काडर था अफसर लगाने का, उसको यूनियन टेरिटरी, जो सेंट्रल काडर है यूनियन टेरिटरी वाला, वो कर दिया गया था, जिससे भी कहीं ना कहीं राजधानी के ऊपर जो पंजाब का जो दावा था वो कमज़ोर हुआ है। और इसको लेकर मेरे को लगता है कि जो सभी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब की, उनको सीरियसली कंसर्न करना चाहिए कहीं चंडीगढ़ है वो बिल्कुल हाथ से निकल नहीं ना जाए। बल्कि मेरे को तो लगता है कि हरियाणा को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है कि हरियाणा और पंजाब का एक क्लैश है चंडीगढ़ को लेकर, लेकिन मेरे को लगता है कि वो आपने एक कहानी सुनी होगी कि दो बिल्ली के बच्चों में लड़ाई चल रही थी रोटी के टुकड़े को लेकर, और उस रोटी के टुकड़े को एक जो बड़ा बिलाव था वो आया, वो उसने दोनों से ले लिया और उसके बाद खुद वो थोड़ा थोड़ा करके एक तराजू में तोलने लगा और तोलते तोलते वो सारा खा गया। तो मेरे को लगता है कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच में जो ये चल रहा है चंडीगढ़ का पूरा मामला, उसमें जो बड़ा बिलाव है यानी कि बिल्ला है वो सेंटर है, और वो ना तो पंजाब के हाथ में कुछ लगने देगा ना हरियाणा के हाथ में कुछ भी लगने देगा, चंडीगढ़ को सारा ही खा जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये बड़ा टफ होने वाला है पंजाब के लिए और हरियाणा के लिए भी मैं कहूँगा। तो और यूनियन टेरिटरी बना के मेरे को तो ये भी लगता है कि जो ये ट्राई सिटी कहना शुरू किया गया है, जो अगर चंडीगढ़ को ये बड़ी यूनियन टेरिटरी बनाने पर कल को उतर आए तो उसमें ये मोहाली के हिस्से को, हरियाणा के पंचकुला के हिस्से को मिला के ट्राई सिटी जैसा यानी कि चंडीगढ़ को और बड़ा करके और उसको यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं और इन दोनों सूबों को छोटा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए कहीं ना कहीं जो पंजाब है, पंजाब के नेताओं को तो ज़रूर, क्योंकि आप सबको पता है कि पंजाब के गाँव को उजाड़ कर ही चंडीगढ़ बनाया गया था, तो अगर तो इस पर पंजाब का पहला हक है, ये तो मैं मानता ही हूँ। तो पंजाब के लोगों को इसके और पंजाब के नेताओं को इसके ऊपर एजिटेशन करना चाहिए, और हरियाणा को भी, क्योंकि पंचकुला भी जाने का खतरा हो सकता है और हरियाणा की भी बहुत सारे भवन बिल्डिंगे इसमें चंडीगढ़ में है। और 60-40 के रेशियो की तो आपको पता ही होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहले 60% पंजाब के लगाए जाते थे, 40% हरियाणा के लगाए जाते रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं दावा कमज़ोर मुझे होता हुआ दिख रहा है, और वो तो हो ही गया है। एक हिसाब से यूटी कार्डर, नया कार्डर इन्होंने लॉन्च कर दिया है, तो वो जो पंजाब के अधिकार हैं वो तो कम हो ही रहे हैं। हरियाणा के भी जो थोड़े बहुत अधिकार थे
वो भी अब खत्म हो रहे हैं। तो दोनों सूबों को जागना चाहिए। मेरे को लगता है कि दोनों सूबों की लड़ाई के बीच में जो बिल्ला है यानी कि सेंटर है, वो हाथ डाल के दोनों के हकों को छीन कर लेकर जा रहा है। ये थी आज की खबरें और उनका विश्लेषण। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।